नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस मैथमेटिक्स की क्लास में स्वागत है। और पिछले लेक्चर में हमने कुछ लेक्चर्स बनाए थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स पर, जिसमें तीन तरह के इक्वेशंस की बात हमने किया था: लाप्लास इक्वेशन, वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन। अच्छा, टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, थ्री डायमेंशनल हीट इक्वेशन पर अभी मैं बात कर ही रहा था, किया था पिछले वीडियो में। लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स की ये डिमांड आई कि उनको पोलर फॉर्म, लाप्लास इक्वेशन के पोलर फॉर्म के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने कहा। तो आज मैं उसी को लेके आया हूँ, लाप्लास इक्वेशन के पोलर फॉर्म के सॉल्यूशन पर मैं डिस्कस करूंगा आज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई एक फंक्शन u होता है, x और y का फंक्शन होता है। तो लाप्लास इक्वेशन जो u को सेटिस्फाई करता हो, वो लाप्लास इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? लाप्लास इक्वेशन इज del 2u over del x square plus del 2u over del y square equal to 0। यह लाप्लास इक्वेशन होता है किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई फंक्शन है x और y का उसमें। अच्छा, अगर जो वही फंक्शन हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना होकर वो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर जो हो, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जानते हैं कि किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग रखते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करने के लिए। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लाप्लास इक्वेशन का हमारा जो फॉर्म यहाँ x और y के टर्म में दिखाई दे रहा है, वो फॉर्म हमारा r और थीटा, जहां पर r क्या है? रेडियस, और थीटा जो है वो एंगल होता है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो लिया जाता है उसमें। अच्छा, तो ये इक्वेशन हमारा r और थीटा के टर्म में चेंज होकर क्या बन जाता है? तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो लाप्लास इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज दिस, पुटिंग दिस, तो देन इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, तब ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा del 2u over del r square plus 1 by r del u over del r plus 1 by r square del 2u over del theta square equal to 0। ये हमारा पोलर फॉर्म में लाप्लास इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, इसको which is Laplace equation in polar form। अच्छा, ये इक्वेशन कैसे बना है? मतलब ये लाप्लास इक्वेशन का ये पोलर फॉर्म जो है, इसके लिए अगर जो आप लोग कहिएगा तो कमेंट बॉक्स में उसको, अगर जो आप लोगों की ऐसे कमेंट्स आते हैं कि इसको एक वीडियो और मैं बना दूं, तो आप कहिएगा तो मैं बना दूंगा इस पर अलग से एक वीडियो कि ये फॉर्म कैसे आया, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमें जो करना है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमें इसको मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे हीट इक्वेशन के 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल इक्वेशंस में हम लोग किया करते थे कि कोई एक अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करते थे एक सॉल्यूशन, मतलब उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करते थे। तो यहाँ भी वही काम करेंगे कि यही पोलर फॉर्म है, इस लाप्लास इक्वेशन का पोलर फॉर्म यही है, इसी को सॉल्व करना है। तो मान लीजिए हम लोगों ने सपोज कर लिया कि लेट इक्वेशन 2 हैज सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म u is equal to r फंक्शन ऑफ r, और ये थीटा, मतलब ये फंक्शन r इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका फंक्शन ये है
और थीटा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका फंक्शन ये वाला कैपिटल थीटा है, लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में इसका सॉल्यूशन हमने कंसीडर कर लिया। अब अगर जो ये इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये उसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं सेटिस्फाई कैसे। del 2u over दिस इंप्लाइज दैट del 2u over del r स्क्वायर, ठीक है। r के रिस्पेक्ट में u को डिफरेंशिएट कर देंगे 2 टाइम्स तो हमें मिल जाएगा r डबल डैश और ये कैपिटल थीटा, ऑलराइट। फिर उसके बाद del u over del r, what will be this, ये जो हो जाएगा this will be 1 upon r और r डैश, ठीक, कैपिटल थीटा। फिर उसके बाद del 2u over del थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, r कैपिटल थीटा का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको जब हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे यूजिंग इन इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 2 में हमने इसे यूज किया तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा r डबल डैश कैपिटल थीटा फिर प्लस 1 बाई r के रिस्पेक्ट में del u over del r, सॉरी ये है, ये नहीं रहेगा, del u over del r 1 बाई r डैश थीटा, फिर उसके बाद प्लस 1 बाई r स्क्वायर और u को थीटा के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव लिया है r थीटा इक्वल टू 0। ये इतनी सी बात तो आपको समझ में आ रही है कि u फंक्शन ये है हमारा, और जब हम r के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किए तो ये कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा और इस पर सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, फिर r के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये थीटा अपनी जगह कांस्टेंट की तरह से पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये r अपना कांस्टेंट की तरह से पड़ा हुआ है और ये थीटा 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो गया, 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो गया इसका ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लिया जाए, दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर से पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, r स्क्वायर r डबल डैश थीटा प्लस r डैश थीटा, फिर प्लस, ध्यान रखिएगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल थीटा, मतलब ये थीटा कैपिटल थीटा है, ये स्मॉल थीटा है, ये इस थीटा का फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद r थीटा डबल डैश इक्वल टू 0, r स्क्वायर होगा, थीटा r स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं इसे, थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया आपका r स्क्वायर r डबल डैश प्लस r डैश और इस पूरे में से ये कैपिटल थीटा कॉमन ले लो, फिर उसके बाद प्लस r, इसको हम उधर लेते जाए, दिस इज इक्वल टू माइनस r थीटा डबल डैश, ऑलराइट, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हम यही एक्चुअली करते भी हैं, ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे हम, तो दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर r डबल डैश प्लस r डैश ओवर r इज इक्वल टू माइनस कैपिटल थीटा डबल डॉट अपॉन थीटा डॉट, ठीक है, थीटा हाँ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है।
जिसमें दोनों वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर लिया है। ठीक है, आगे अब उसके बाद ये हमारा जो इक्वेशन है सिंस थीटा एंड आर independent variables, therefore थीटा और आर दोनों अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इक्वेशन 4 therefore both side of equation 4 are ठीक, therefore equation 4 is true if both sides are equal to each equal to same constant, equal to same constant। ठीक है, तो ऐसा ही उसमें भी आप लोगों को याद आ रहा होगा हीट इक्वेशन में जब मैंने बात किया था 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दोनों में ये बात कही थी कि जब हमारा 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल जो भी इक्वेशंस हुआ करते थे दोनों को किसी कांस्टेंट से हम इक्वेट करते थे और जिस कांस्टेंट से इक्वेट करते थे एक लेफ्ट साइड लेके उस कांस्टेंट के बराबर करते थे, एक इक्वेशन मिलता था, फिर उसके बाद राइट साइड वाला उससे इक्वेट करते थे, दूसरा इक्वेशन मिलता था, फिर उन दोनों को हम लोग सॉल्व करते थे। ठीक है, वही काम यहाँ भी करने वाले हैं। इक्वेशन 4 इज ट्रू, ठीक, दैट इज के, मान लो दैट इज के, मान लीजिए वो कांस्टेंट के है, कांस्टेंट, एक मिनट, कांस्टेंट के, ठीक, ऐसे लिख लीजिए दैट इज आर स्क्वायर आर डबल डॉट प्लस आर डॉट नहीं डैश डैश आर इक्वल टू माइनस कैपिटल थीटा डबल डैश अपॉन थीटा इक्वल टू के। तो दिस implies that दो इक्वेशंस हमारे पास बनी है, एक बार इसको इसके इक्वेट कर, इसको इससे इक्वेट कर दिया जाए, इसको इससे इक्वेट कर दिया जाए एक बार, के इसको के से, और नाउ आर स्क्वायर आर डबल डैश प्लस आर डैश इक्वल टू के आर। ठीक है, या इसके आर मतलब इसको और इसको हमने लिया, ये चीज मिला और आर इसमें मल्टीप्लाई होकर ये हो गया। इसको जब हम इक्वल के इस साइड में ले आएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ ले आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, और थोड़ा सा इसको ध्यान से अगर जो देखिए तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आर डबल डैश का मतलब तो आप समझे होंगे कि आर जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स के साथ है। तो ये देखने में आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारा जो है ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं, अभी करते हैं इसे इक्वेशन नंबर आप कर लीजिए 5, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। और इक्वेशन नंबर, अच्छा ये लेफ्ट साइड वाला के बराबर रखा तो हमने ये हो गया, और राइट साइड वाला के बराबर कर दिया तो ये हो गया हमारा माइनस कैपिटल थीटा डबल डैश इक्वल टू के
थीटा डबल डैश प्लस के थीटा इक्वल टू के थीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 6 कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशन 5 को हम लोग ऐसे देख लिया जाए, आर स्क्वायर, ठीक है। जब हमारा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हुआ करता था, याद आ रहा होगा, एक्स स्क्वायर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy ओवर डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। हमारा जब इस फॉर्म में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करता था, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करता था, तो इसको हम लोग, याद आ रहा होगा आप लोग, हम लोग क्या मानते थे कि e के पावर z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू e के पावर z मानते थे। x इज इक्वल टू e के पावर z मानते थे, और ये हमारा जो है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे तो ये, या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे, z इज इक्वल टू क्या हो जाता था, log x। और इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे तो क्या होता था, y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते थे तो dz ओवर dy इज इक्वल टू 1 अपॉन x, x के रिस्पेक्ट में, सॉरी, dz ओवर dx, dz ओवर dx इज इक्वल टू dz ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ये था। और dy ओवर dx, ये आप लोग जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक केस आता है और उसको हम लोग जानते हैं, तो उसी को एक्चुअली थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, उसी का यूज करूंगा इसमें। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू ये dy ओवर dz इंटू dz ओवर dx, ठीक है। दिस इज इक्वल टू dy ओवर dz ओवर dx क्या, 1 बाई एक्स dy ओवर dz। अब ये 1 बाई एक्स में से x इधर आ सकता है, यहां से अगर जो हटता है ये इधर आ जाएगा, x dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dz, या इसको ऐसे करना कि d ओवर dz इंटू y, ठीक है। y को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो एक्चुअली ये dy के फॉर्म में लिखते थे, याद आ रहा है। और जब सेकंड डेरिवेटिव मतलब ये चीज हुआ करता था तो इसको हम लोग लिखते थे d माइनस 1 y, याद आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर जो हम लोग e के पावर इसको पुट वहां e के पावर z इज इक्वल टू x लिखे, और यहां पर हम लोग लिखेंगे e के पावर z इज इक्वल टू r, e के पावर z इज इक्वल टू r। तो e के पावर z इज इक्वल टू r लिखे तो वही सब जब काम हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर d2 r स्क्वायर d2 ओवर d r स्क्वायर d2 ओवर d r स्क्वायर कैपिटल R, दिस इज इक्वल टू d माइनस 1 r, ठीक है। जहां पर d क्या है, d ओवर dz, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 5, ये इस फॉर्म में है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, देखिएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं d माइनस 1 r प्लस d माइनस 1
आर और ये डी आर, जैसे यहाँ पे एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो डी वाई था, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है तो उसके साथ डी आर हो गया, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डी डी माइनस वन आर, और फिर उसके बाद फिर माइनस के आर इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई जब हमने किया तो ये डी आर ये माइनस साइन के साथ और ये प्लस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर आर माइनस के आर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 7 इक्वेशन 7। अब हम लोगों को ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, यही दोनों इक्वेशंस लेके प्रोसीड करना है। जस्ट तो यहां तक की बात जो हुई है उसको एक बार जरा फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ है। लाप्लास इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई के टर्म में हमारा ये होता है एक्स डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। फिर उसके बाद इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करने के लिए x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन किए, और उसका जो भी मेथड है उसको, जैसा आप लोगों से पहले भी कहा है मैंने कि अगर जो ये इक्वेशन ले आने में आपको प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, तो एक अलग वीडियो इस पर बना देंगे, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने पे इसी इक्वेशन का ये फॉर्म 2 डायमेंशनल r और थीटा के टर्म में हमें मिल जाता है। फिर इसी को हम लाप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म कहते हैं। फिर उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, और इसका सॉल्यूशन हम लोग जैसे हीट इक्वेशन में 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल हीट इक्वेशन में जैसा हमने कंसीडर किया था, वैसे ही यहाँ भी हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया। 2 डायमेंशनल इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है r और थीटा 2 वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसका सॉल्यूशन हमने कंसीडर कर लिया। और ये सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही, जब इसी इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है तो ये डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर निकाला हमने, यू से डेल टू यू ओवर डेल आर स्क्वायर ये निकल गया, और उसके बाद डेल टू यू ओवर डेल आर मतलब इसी को एक बार डिफरेंशिएट किए आर को, ये हमें मिला। फिर उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर ये हमें मिला। फिर उसके बाद ये तीनों सब्स्टिट्यूशन इसमें हम किए तो इक्वेशन हमारा r डबल डैश थीटा 1 अपॉन r डेल यू ओवर डेल r ये हो गया, 1 अपॉन r स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल थीटा स्क्वायर ये हमने निकाल रखा है, ये रख दिया, ये सब रख दिया। फिर उसके बाद r स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, r स्क्वायर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मिल गया। इन दोनों में से चूंकि वेरिएबल इसमें सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, और वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए इसको एक साथ लिया, इसको उधर भेज दिया, तो इन दोनों में से हमें कॉमन क्या मिल रहा होगा, कॉमन मिल रहा है एक्चुअली थीटा को हमने कॉमन लिया, दोनों टर्म में से थीटा को हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया, ये इस साइड में मतलब दूसरी साइड में चला गया। फिर उसके बाद सेपरेट कर लिया वेरिएबल्स को, आर वाला एक साइड में और थीटा वेरिएबल्स वाले टर्म्स एक साइड में, तो दिस अपॉन दिस ये हो गया, और ये ये माइनस साइन इधर ही है, थीटा डबल डैश के साथ अपॉन थीटा ये हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। फिर उसके बाद थीटा और आर अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो जाहिर सी बात है कि इक्वेशन 4 ये सही तभी माना जाएगा जब इनके दोनों टर्म्स किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर हैं। तो इक्वल टू सेम कांस्टेंट के, हमने के मान लिया कि ये और ये दोनों के कांस्टेंट के बराबर हैं, तो इंडिविजुअली ये भी के बराबर होगा और ये भी के बराबर होगा। इसको जब हमने के बराबर रखा तो इसको जब हमने के बराबर रखा तो हमें ये इक्वेशन मिला 5, और जब इसको हमने के बराबर रखा तो हमें ये इक्वेशन मिल गया 6। अच्छा, इक्वेशन 5 जो है हमारा वो हम देख सकते हैं कि हमारा होमोजेनियस इक्वेशन के फॉर्म, होमोजेनियस इक्वेशन का फॉर्म बना हुआ है, लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो जब हमारा इक्वेशन होता था तो ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको आप लोग चाहें तो डिफरेंशियल इक्वेशन के बीएससी फर्स्ट ईयर या इंजीनियरिंग में है अगर जो, तो इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स फर्स्ट में आप देख सकते हैं, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है वो आप देख सकते हैं, वहां से मिल जाएगा। तो उसका हमने यूज किया, होमोजेनियस वाला जब होता है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम। यहाँ पर x इज इक्वल टू ई के पावर जेड रखते थे, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू ई के पावर जेड रख के, r इज इक्वल टू ई के पावर जेड रख के, तो z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा, z इज इक्वल टू log r मिल जाएगा। तो जब z इज इक्वल टू log r, जब r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डेल z ओवर डेल r इज इक्वल टू 1 बाई r होगा। सो इसी तरह से, तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि टाइम उस पर जाएगा। अच्छा हाँ, अब देखिएगा, ये जब ये सब्स्टिट्यूशन किया हमने, तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x dy ओवर dx dy हम लिख सकते थे, x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर लिख सकते थे। उसी तरह से जब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो जब r के टर्म में हमने चेंज किया तो r का फंक्शन हो जाएगा ना, तो r स्क्वायर r डबल डैश को लिख सकते हैं d स्क्वायर r माइनस प्लस dr r dr ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस k r ये हो गया। अच्छा, जब d को हमने ऑपरेट किया तो d स्क्वायर r हो गया, और d माइनस dr और प्लस dr ये दोनों कैंसिल हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें से d स्क्वायर माइनस k इंटू r इक्वल टू 0, इसको भी ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 7, दोनों में से कोई भी ले सकता है। अच्छा, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को, अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 इन्हीं दोनों को लेके हमें प्रोसीड करना है। तो जस्ट अ मिनट, बोर्ड को क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी हम लोग इन दोनों इक्वेशंस पर पहुंचे हैं। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को लेके हमें प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर 3 केसेस बनेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जब दी रहती है, तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के हिसाब से उन तीनों केसेस में से हम कंसीडर करते हैं, वो सारी बातें हम बताएंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो तीनों केसेस हैं क्या। तो एक एक करके तीनों पर बात करते हैं। केस वन क्या है, इफ k इज इक्वल टू 0, अगर जो k की वैल्यू 0 हो जाए, k की वैल्यू अगर जो 0 हो जाएगी, तो जरा सा देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 6 इक्वेशन 6 से क्या मिल जाएगा हमें, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, ये वाली जब वैल्यू 0 हो गई तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, del 2 थीटा ओवर del थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसको हम अगर जो सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा हमारा इक्वेशन, ये मिल जाएगा। इसको सिंपलीफाई करके सॉल्व करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा c1 थीटा प्लस c2। और ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा, भाई एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो c1 मिलेगा कांस्टेंट, फिर दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो c1 के साथ थीटा आ जाएगा और c2 एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस। अच्छा, फिर उसके बाद फ्रॉम 7 इक्वेशन 7 को अगर जो हम लोग सॉल्व कर, इक्वेशन 6 से हमें ये मिल गया, इक्वेशन 7 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं k की वैल्यू 0 रख के, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस नो माइनस, ये तो टर्म 0 हो गया, d स्क्वायर r इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट d स्क्वायर का मतलब भी वही है, यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू, जैसा देखिएगा r इज इक्वल टू c1 c2 यूजुअली c3 r प्लस c3 z। एक्चुअली हम लोग अभी इसके पहले जो मैंने मिटा दिया, उसके पहले जो लिखा था उसमें जो r का फंक्शन था वो हमने किस में चेंज कर दिया था, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो उसको हमने z के टर्म में चेंज कर दिया था। तो एक्चुअली जहां r होना चाहिए वहां अभी तो z है, उसको अभी फिर r में हम लोग चेंज करेंगे।
तो r इज इक्वल टू C3z प्लस C4 प्लस C4, ठीक है, C3z प्लस C4 ये हो गया। दिस इज इक्वल टू, अच्छा z की वैल्यू क्या थी, याद आ रहा होगा क्या हमने माना था, e के पावर z इज इक्वल टू r हमने माना था। इसका मतलब z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log r हो जाएगा। z की वैल्यू log r हो जाएगी, तो z की जगह log r रख लेते हैं, C3 log r प्लस C4, ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारा k की वैल्यू 0 है, तो ऐसी दशा में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन तो हमारा ये दोनों है नहीं, ये तो हमारा थीटा की वैल्यू हो गई, ये r की वैल्यू हो गई। सॉल्यूशन हमारा जो था वो क्या था, r और थीटा का फंक्शन हुआ करता था u, और ये हमारा जो था क्या था, याद आ रहा होगा, r इंटू थीटा। इस फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन कंसीडर किया था हमने, मतलब r की वैल्यू C3 log r प्लस C4 और उसके बाद थीटा, ये क्या हो गया, C1 थीटा प्लस C2, ओके। तो ये हमारा k इज इक्वल टू 0 होगा, तो अब हमारा सॉल्यूशन ये होगा। केस 2 पर आते हैं, केस 2 में इफ केस 2 में हमारा क्या हो जाएगा, केस 2 में इफ k इज पॉजिटिव, मान लीजिए k हमारा पॉजिटिव है, k अगर जो पॉजिटिव होगा तो दैट इज, मान लीजिए हमने लैम्डा स्क्वायर मान लिया, ठीक है, पॉजिटिव में कुछ भी मानना था, लैम्डा स्क्वायर कंसीडर कर लिया हमने, तो k इज इक्वल टू पॉजिटिव पर लैम्डा स्क्वायर कंसीडर कर लिया। देन फ्रॉम इक्वेशन 6, तो इक्वेशन 6 से हमें क्या मिल जाएगा, रखते हैं वैल्यू इक्वेशन 6 में, d2 थीटा ओवर d थीटा स्क्वायर प्लस k की वैल्यू हमने क्या माना है, लैम्डा स्क्वायर, तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट है ना एक्चुअली, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट सेकंड ऑर्डर का होना, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, याद आ रहा होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, d स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर थीटा, सॉरी ये कैपिटल थीटा एक्चुअली, हाँ, इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट हमारा, देखिएगा यहाँ से दो रूट्स मिलेंगे, क्या होंगे, दोनों रूट्स हमारे, एक रियल होगा एक इमेजिनरी होगा, और जब हमारे रियल और इमेजिनरी रूट्स हुआ करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑक्सिलरी इक्वेशन में, तो हमारा सॉल्यूशन cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में होता है, याद आ रहा होगा, cos थीटा sin थीटा। तो ये हमारा थीटा जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे में ये ऑलराइट k इज इक्वल टू 0, के पॉजिटिव जब हमने लिया तो C1, ठीक है, ऑलराइट, तो प्लस माइनस आई लैम्डा आ गया हमारा सॉल्यूशन, यहाँ से d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन से, यहाँ से रूट्स जो आएंगे हमारे प्लस माइनस आई लैम्डा, और अगर जो ऐसा है तो थीटा हमारा सॉल्यूशन, दिस इंप्लाइज है थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos C1 cos लैम्डा थीटा प्लस C2 sin लैम्डा थीटा, ठीक है, ये डोंट बी कंफ्यूज, ये स्मॉल थीटा है, ठीक है, और ये कैपिटल थीटा इज फंक्शन ऑफ स्मॉल थीटा, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 6 ये मिल गया, और फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या मिल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 7 हमें मिल जाएगा, जरा सा देखिएगा, ये इक्वेशन है हमारा, d स्क्वायर माइनस k की वैल्यू तो क्या हमने रख दिया, लैम्डा स्क्वायर, और ये r इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट ये भी हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, जरा सा देखिएगा, d इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, प्लस माइनस लैम्डा, ठीक है, d इज इक्वल टू, ये ऑक्सिलरी रूट्स जब हमारे मिल गए तो हमारा सॉल्यूशन अब हमारा किस टाइप का हो जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। फिर r इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, जब दो ये रूट्स होते हैं हमारे, तो C3
ई के पावर लैम्डा जेड। याद रखिएगा आर का फंक्शन हम लोग किस में चेंज कर चुके हैं, जेड में। अभी फिर हम वहां से जेड से आर में चेंज करेंगे, लेकिन अभी तो जेड में ही रहेगा क्योंकि जेड के टर्म में हमारा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो C3 e के पावर लैम्डा जेड प्लस C4 e के पावर माइनस लैम्डा जेड। कुछ अंतर नहीं है, दोनों जब दो रियल रूट्स होते हैं तो हमारा इसी फॉर्म में होता है सॉल्यूशन। ठीक है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा और प्रोसीड किया। अब ये हमारा जेड जो है वो किस में चेंज होगा, आर में ना। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, C3 e के पावर z को सीधे R रख देते हैं, बात ही कर। तो R के पावर लैम्डा हो गया और प्लस C4 और ये R के पावर माइनस लैम्डा हो गया। ठीक है, तो अब हमारा देखिएगा थीटा ये आ गया और R ये आ गया। अब हमारा यहां से इस वाले केस में ये हमारा थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, पता चलता रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो इस वाले में आया यू सॉल्यूशन यू आर थीटा इक्वल टू आर डॉट थीटा, यहाँ भी तो वही चीज होगी। तो आर की वैल्यू हमारी ये है C3 आर के पावर लैम्डा प्लस C4 आर के पावर माइनस लैम्डा, और ये आर थीटा के टर्म में था हमारा सॉल्यूशन। एक्चुअली ये कैपिटल थीटा है, डोंट बी कंफ्यूज। तो आर ये हो गया और थीटा हमारा ये है। ठीक है, तो ये हो गया C1 cos लैम्डा थीटा प्लस C2 साइन लैम्डा थीटा। ठीक है, हाँ ये हो गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन जब k की वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब तीसरा एक और केस बचा है, केस थर्ड। इन तीनों केस के अलावा कोई और गुंजाइश तो बनती नहीं है, कोई भी नंबर या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा या तो जीरो होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो के अगर जो निगेटिव लिया हमने दैट इज कंसीडर कर लीजिए लैम्डा स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर लीजिए। ठीक है, माइनस लैम्डा स्क्वायर जब हमने लिया तो फ्रॉम 6 इक्वेशन 6 में k की जगह माइनस लैम्डा स्क्वायर रखिए, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा डायरेक्ट में लिखता हूं, डी स्क्वायर थीटा और माइनस लैम्डा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट डी इज इक्वल टू, कौन कौन से रूट्स मिलेंगे, दोनों के दोनों रियल रूट्स मिलेंगे, प्लस माइनस लैम्डा। क्योंकि जब इसको मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो ऑक्सिलरी रूट्स हमारे मिलेंगे, ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट प्लस भी होगा माइनस भी होगा, मतलब लैम्डा स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस लैम्डा। ठीक है, वही होगा। फिर अगर जो ये दोनों रियल रूट्स होगा तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फिर थीटा इज इक्वल टू C1 e के पावर लैम्डा थीटा प्लस C2 e के पावर माइनस लैम्डा थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रॉम 7 पूरे पेशेंस के साथ देखते चलिएगा, कहीं छोटी सी मिस्टेक होगी तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन कहीं भी इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना हो। फ्रॉम इक्वेशन 7 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ऑलराइट माइनस लैम्डा स्क्वायर, अब यहाँ प्लस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लैम्डा स्क्वायर, के की जगह हमने क्या रखा माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो ठीक है ये हो गया, और ये r इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे रूट्स, हाँ अब थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, इसको जब हम सॉल्व करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए, तो यहाँ से डी के कौन कौन से रूट्स मिलेंगे, प्लस माइनस
लैम्डा आई लैम्डा लिख दिया, लैम्डा आई भी लिख सकते हैं, कोई भी बात नहीं है इसमें। चलिए प्लस माइनस लैम्डा आई, ठीक है। तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे इस फॉर्म में, जरा सा देखिएगा, r इज इक्वल टू रूट्स हमारे हो जाएंगे C1 C2 लिया, C3 ये हो गया हमारा C3 cos लैम्डा z। ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमारा ये r का फंक्शन था, लेकिन चूंकि r को हमने किस में चेंज कर रखा था, z में, तो ये भूलिएगा मत कि अभी ये z में ही रहेगा, इसके बाद हम लोग चेंज करेंगे r में। C3 cos लैम्डा z प्लस C4 sin लैम्डा z, और इसको जब हम लोगों ने चेंज किया C3 cos लैम्डा z को हमने चेंज किया, जरा सा देखिएगा, log r ले सकते हैं आप इसको, log r प्लस C4 sin लैम्डा, और ये हो गया log r, ठीक है। और हमारा अब सॉल्यूशन इस केस में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन u r थीटा का फंक्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा r इंटू कैपिटल थीटा, दिस इज इक्वल टू r की वैल्यू है C3 cos लैम्डा log r, क्लियर है, दिखाई दे रहा है साफ साफ, जैसे तो प्लस C4 sin लैम्डा log r, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे जस्ट मिनट पॉज, ये हमारा इक्वेशन नंबर कहां तक 7 तक पहुंचे थे, ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 9 ले लीजिए, और ये हमारा लास्ट वाला जो है वो इक्वेशन नंबर 10 इसको ले लीजिए, ठीक है। दिस 3 आर इक्वेशंस, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो जैसा कि हमने देखा कि इक्वेशन 8, 9 और 10 ये हमारा सॉल्यूशन मिल चुका है। अब ये भी डिसाइड करना हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है कि 8, 9, 10 देयर आर 3 सॉल्यूशंस, हाउ इज इट पॉसिबल। तो एक्चुअली इन तीनों में से ये तीनों जनरल सॉल्यूशंस हैं, तीनों अलग अलग केसेस पे हैं। इन तीनों में से कौन सा हमारा सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशंस दिए हैं तो इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन होगा वो आप उन बाउंड्री कंडीशंस के आधार पे आप निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इन केस you have no boundary condition and you have to find a particular solution, then you can consider this equation 9, okay 9, मतलब ये लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव वाला जो केस है ना, ये पॉजिटिव वाला जो k की वैल्यू, सॉरी k की वैल्यू जो पॉजिटिव वाला लिया है आपने, उसको आप सॉल्यूशन कंसीडर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।